मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी सोचा है कि चाल और वेग में क्या अंतर है? क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन आया है, सवाल उठा है कि चलती हुई कार या गाड़ी के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्या कभी आपके मन में ये भी विचार आया है कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल जाने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी को कभी ना कभी परेशान किया होगा। इन क्वेश्चन ने कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके मन में उठे होंगे और आज हम इन सभी प्रश्नों के जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। देखिए, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। बात समझें, दूरी एक अदिश मतलब इसमें दिशा नहीं होती। आप जो है जैसे ए बिंदु और बी बिंदु की बात करें तो आप चाहे इधर से इधर गए या इधर से इधर गए, तो ये जो है जब इधर से गए आपने ये दूरी तय की और जब इधर से वापस आए तो ये दूरी तय करी। तो यहाँ पर जो है दिशा कुछ नहीं है, आप जिधर से भी जा रहे हैं तो दूरी दोनों तरफ से बराबर है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो पहले इधर गए तो सपोज करो ये प्लस में है तो वापस आने में हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा 0। अगर ए और बी दो बिंदु हैं, आप ए से बी तक गए और वापस बी से ए पर वापस आ गए, तो यहाँ पर इतनी दूरी तय करने के बाद में भी आपका विस्थापन क्या लगाया जाएगा भैया? 0 है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। देखें, अदिश राशि कोई भी हो उसके लिए यहाँ पर केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, मतलब संख्या की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर सदिश राशि कोई भी हो तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, बिल्कुल दूरी धनात्मक होती है। आप 5 मीटर कह लो, 10 मीटर कह लो, 10 किलोमीटर कह लो, तो ये सब जो है क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन विस्थापन जो है धनात्मक और ऋणात्मक, मैंने बताया था कि ए और बी दो बिंदु हैं, अगर आप ए से बी की तरफ गए तो ये प्लस होगा, लेकिन अगर वापस यही दूरी तय कर रहे तो विस्थापन हो जाएगा आपका माइनस और शून्य भी हो सकता है। क्योंकि विस्थापन क्या हो सकता है भाई? शून्य भी हो सकता है। क्यों हो सकता है शून्य भाई? जैसे ए से बी पर गए थे और वापस आ गए थे ए पर तो शून्य हो जाएगा, लेकिन अगर ए से बी पर जाकर रुक गए तो ये प्लस में हो गया, लेकिन अगर ए से वापस आए और सी पर तक पहुंच गए तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। आगे अगर देखें तो दूरी के बारे में, यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों पर निर्भर करती है। बिल्कुल निर्भर करती है। पहले आप ऐसे गए फिर वापस आए तो ये डबल हो जाएगी दूरी, ठीक है जी। लेकिन यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों पर निर्भर नहीं करती। यह वस्तु द्वारा किए गए मार्गों पर निर्भर क्यों नहीं करती भाई? जैसे ए से बी पर गए, आप ए से बी पर गए, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है आप किसी यहाँ से दूसरे रास्ते से आ गए और यहाँ पर आकर रुक गए। आप इधर से आते हुए सी से आते हुए डी पर आकर रुक गए, तो जो विस्थापन लगाया जाएगा केवल ये लगाया जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं आप कहाँ दुनिया का चक्कर काट के आ रहे, इससे कोई मतलब नहीं, केवल मतलब इन दो बिंदुओं से रह जाएगा आपका विस्थापन का। तो ये जो है अगर दूरी की बात करें तो दूरी तो आपने यहाँ देखे ए बी सी और डी यहाँ तक की दूरी तय करी थी। पहले यहाँ से आ गए थे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, लेकिन जो विस्थापन होगा केवल ये होगा, ठीक है जी। तो ये अंतर है दोनों चीज़ों में। आगे बढ़ते हैं और चाल और वेग में अंतर समझते हैं। चाल और वेग में अंतर क्या है भाई? किसी भी दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। एकांक मतलब जैसे कहते हैं ना 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी, वही क्या कहलाती है? चाल। एकांक मतलब एक वो सेकंड भी हो सकती है, एक वो घंटा भी हो सकता है। वेग की बात करें, किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। निश्चित दिशा में, दिशा इसमें निश्चित होनी चाहिए, इसमें दिशा होती है भैया बिल्कुल। दूसरी बात करें तो चाल का वर्णन करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है। इस बात को हम पहले भी देख चुके हैं, अभी जो हमने बताई थी दूरी और विस्थापन में भी, कि अगर कोई अदिश राशि है तो केवल उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की। लेकिन वेग जो है एक सदिश राशि है, इसलिए इसे दोनों की जरूरत पड़ेगी, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी भैया। चाल हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि अदिश राशि है, लेकिन वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। वेग शून्य नहीं होगा यहाँ पर। चाल को तीर युक्त सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जबकि वेग को इस तीर युक्त सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, तीर जो बताता है वो दिशा को बताता है, और जब इसमें दिशा ही नहीं है, ये एक अदिश राशि है, तो इसमें हम
तीर वाली रेखा प्रयोग में नहीं ला सकते, जबकि इसमें तीर वाली रेखा प्रयोग में लाएंगे। अच्छा, इससे संबंधित तो कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं भाई, वेग और चाल संबंधित। किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, परंतु वस्तु की चाल या तो धनात्मक या शून्य होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। क्या भाई, वेग जो है उसका धनात्मक या शून्य हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता आपका क्या वेग। अगर आगे देखें तो एक सरल रेखा के अनुदिश वेग और चाल के मान एक ही होंगे, और अगर यहाँ पर इनके अनुपात की बात करें तो चाल और वेग का जो अनुपात है वो हमेशा या तो एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा। ठीक है जी। आगे अगर बात करें तो वेग एक सदिश राशि है, इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं, जबकि चाल एक अदिश राशि है। वेग और चाल दोनों की विमाएं SI पद्धति में मात्रक समान है, और ये क्या क्या है भाई, LT-1, इसकी जो है क्या है, ये है विमा। और मीटर पर सेकंड क्या है भाई, इसका मात्रक है। तो ये दोनों के ही समान है, चाहे वो चाल की बात करें और चाहे वो वेग की बात करें। अब बात करते हैं जड़त्व की बात करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, वस्तुओं में अपनी विराम व एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोध का गुण होता है, इस गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। मतलब जैसे सपोज करो कोई गाड़ी जो है खड़ी है और आप भी उसमें बैठे हैं, जब आप उस गाड़ी में बैठे हैं तो आप जो है आपका शरीर भी आराम की स्थिति में और गाड़ी का शरीर भी आराम की स्थिति में है। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करेगी तो क्योंकि वो जो है गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ेगी, आपका शरीर अभी भी जड़त्व की स्थिति में रहना की कोशिश करेगा, और जब आपको तुरंत झटका लगेगा इसके साथ ही वो गति की अवस्था में आ जाएगा। पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। देखते हैं भाई क्या है आगे। अगर आगे बात करें, जड़त्व कोई बल नहीं है, बिल्कुल किसी वस्तु का जड़त्व उसे गतिमान करने के लिए लगाए गए बल का विरोध नहीं करता। किसी वस्तु पर लगाया गया अति सूक्ष्म बल भी वस्तु को गतिमान करता है यदि उस पर घर्षण शून्य हो। अगर उस पर घर्षण शून्य है, भाई घर्षण के कारण ही तो हमारी जो है स्पीड कम होती चली जाती है। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो यह निर्धारित करता है कि लगाए गए बल से वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। अतः जड़त्व प्रतिक्रिया में नितांत भिन्न अवधारणा है। अगर आगे देखें तो जड़त्व के प्रकार जो है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है आपका। एक होता है आपका विराम का जड़त्व। कैसा होता है भैया, विराम का जड़त्व। दूसरा आपका हो जाएगा गति का जड़त्व, और तीसरा हो जाएगा दिशा का जड़त्व। 3 प्रकार का जड़त्व होता है। तो सबसे पहले विराम के जड़त्व की बात करते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व कहलाता है। अब उदाहरण की बात करें, देखिए इनके जो मेन होते हैं उदाहरण ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे दैनिक जीवन में विराम जड़त्व के उदाहरण क्या क्या है भाई। बस के अचानक चलने में उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। क्या कारण क्या है, बस के अचानक चल देने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसका ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहने का प्रयास करता है। इसलिए यात्री का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है। अतः यात्री पीछे की ओर जो है क्या, पीछे की ओर झुक जाएगा, पीछे की ओर। बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है भाई, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए कंबल को झटकने से पहले कंबल तथा धूल के कण विराम अवस्था में रहते हैं, और कंबल को झटकने से कंबल गतिमान हो जाता है, परंतु विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण वहीं स्थिर रहते हैं तथा अपने भार के कारण नीचे की ओर गिर जाते हैं और कंबल हो जाता है भैया साफ। तो आपके मन में जो डाउट था कंबल कैसे साफ होता है, वो भी आज दूर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पेड़ की शाखाएं को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी यही कारण है। यही कारण है क्या, जब पेड़ की किसी शाखा को हिलाया जाता है तो वह गतिमान हो जाती है, जबकि उससे लटके फल विराम के जड़त्व के कारण वहीं स्थिर रहते हैं तथा शाखा से अलग हो जाते हैं और पृथ्वी के आकर्षण के कारण नीचे की ओर गिर जाते हैं। और अगर पृथ्वी का आकर्षण ना होता तो ऊपर की ओर भी जा सकते थे भैया ये। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आता है कि खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने से छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से शीशे चटक जाते हैं, ऐसा क्यों है।
इसका कारण यह है कि गोली का वेग बहुत अधिक होता है। शीशे के जिस भाग पर गोली लगती है वह तुरंत ही गति में आ जाता है, जबकि शेष भाग विराम के जड़त्व के कारण उसी स्थिति में बना रहता है। अतः खिड़की के शीशे में गोली मारने से एक गोल छेद हो जाता है। इसके विपरीत पत्थर का वेग कम होता है और पत्थर शीशे को पार करने में अधिक समय लेता है, जिसके कारण पूरा शीशा ही गतिमान हो जाता है, परंतु पत्थर द्वारा लगाया गया आघात पूरे शीशे को गतिमान करने में समर्थ नहीं होता। अतः शीशा क्या हो जाता है भैया, चटक जाता है। अब आता है गति का दूसरा मतलब जड़त्व का दूसरा नियम, यो कहलाता है आपका गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। अब उपयोग की बात कर लें तो उपयोग देखिए, इसके मेन उपयोग क्या है। चलती गाड़ी का अचानक रुक जाने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण है जो गति का जड़त्व है। कैसे भाई, चलती गाड़ी का अचानक रुक जाने पर यात्रियों के शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के संपर्क में होने के कारण तुरंत रुक जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गति में बने रहने का प्रयास करता है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। आगे देखें अगर तो चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। देखा होगा ना आपने, जब आप गाड़ी से उतरते हैं तो एक दो पैर गाड़ी की दिशा में आपको रखना पड़ता है तो आपका बैलेंस बनता है, लेकिन अगर डायरेक्ट उतरोगे तो आपका मुंह जमीन पर जाके रहेगा भैया। इसका कारण यह है कि चलती गाड़ी में यात्री के प्रत्येक भाग का वेग गाड़ी के वेग के बराबर होता है। जब गाड़ी चलती गाड़ी से अचानक नीचे उतरता है तो उसके पैर तो जमीन के संपर्क में आते ही विराम में आ जाते हैं, परंतु शरीर ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से चलता है। अतः यात्री गाड़ी के चलने की दिशा में गिर जाता है। गिरने से बचने के लिए यात्री को थोड़ा दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई। तीसरा उदाहरण एक क्या आता है भाई, एक समान चलती रेलगाड़ी से ऊपर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में ही लौट आती है, ऐसा क्यों? यदि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में बैठा यात्री ऊपर की ओर गेंद तथा अपना हाथ वहीं रखता है, उछालता है और हाथ वहीं रखता है, तो गेंद उसके हाथ पर ही लौटती है। इसका कारण है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री और गेंद दोनों ही क्षैतिज वेग समान है। अतः गेंद उछलने के बाद भी क्षैतिज वेग समान होने के कारण सदैव यात्री के हाथ पर ही गिरती है तथा गिरने पर उसके हाथ में आ जाती है। और तीसरा नियम है आपका दिशा का जड़त्व। क्या है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वो कहलाता है दिशा का जड़त्व। उदाहरण की बात करें, जब कोई बस दाहिनी ओर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर का निचला भाग जो कि गाड़ी के संपर्क में होता है, गाड़ी के घूमने के साथ ही घूम जाता है, पर ऊपरी भाग जो हवा में था वह अभी भी एक सरल रेखा के अनुदिश ही गति करना चाहता है और परिणाम स्वरूप क्या, बाएं ओर झुक जाता है। ठीक है, अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा उदाहरण भी लिखा है कि किसी घूमती हुई चक्कर घिन्नी से जलते हुए बारूद की लो वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखा के अनुदिश चलती है। इसी प्रकार किसी रस्सी के दूसरे छोर पर बंधा एक पत्थर का टुकड़ा जो कि वृत्ताकार पथ पर घुमाया जा रहा है हो, अचानक रस्सी टूट जाने पर पत्थर जो वृत्ताकार पथ पर ही गमन करता है, बजावृत्तीय पथ की संपर्क रेखा के अनुदिश गमन करने के। आगे देखिए गति के नियम आ चुके हैं। अब जब गति के नियम की बात करें तो गति के आपने पढ़े होंगे 3 नियम, गति के पढ़े होंगे आपने 3 नियम, उन्हीं की सभी की बात करेंगे यहाँ पर। गति विषयक नियमों की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी भाई, आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1687 में अपनी पुस्तक मैथमेटिशिया प्रिंसिपिया में प्रतिपादित की थी और इनकी संख्या कितनी थी, 3 थी, जिन्हें न्यूटन के गति के विषयक नियम कहा जाता है। अब पहला नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। गति का पहला नियम क्या कह रहा है भाई, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चली तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति या अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरी बात देखें, वस्तु की वह प्रवृत्ति को वे स्वतः बिना किसी बाह्य बल के अपनी विराम अथवा गति की दिशा अवस्था को नहीं बदल सकती, जड़त्व कहते हैं। और इसी कारण गैलीलियो के नियम को क्या कहते हैं भाई, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति का पहला नियम 3 नामों से जाना जाएगा, गति का प्रथम नियम,
गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। आगे देखें तो इस प्रकार बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु के विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। अतः प्रथम नियम बल की एक परिभाषा प्रदान करता है। अब उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप उदाहरण देखें, आप कुछ भी याद ना करें, केवल ये बात याद कर लें, केवल ये बात याद कर लें कि हाँ भाई, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो पूछेगा कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, तो गति का कौन सा नियम है? तो ये भैया गति का प्रथम नियम है। देखते हैं पूरा इसका, अगर डिस्क्रिप्शन देखना चाहो तो ये है भैया आपके लिए। यात्री के शरीर का निचला भाग गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत ही चल पड़ता है, परंतु ऊपरी भाग जड़त्व के कारण अभी वहीं ठहरना चाहता है, इसलिए पीछे रह जाता है। इसी प्रकार चलती गाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति के पैर गाड़ी के चढ़ते ही गतिशील हो जाते हैं, परंतु शरीर अभी भी विराम में रहना चाहता है, जिसके कारण यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। अतः चलती गाड़ी पर चढ़ने से पहले यात्री को कुछ दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, चलती हुई कार या गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है जैसे अभी हमने आपको पूरा का पूरा जो है समझाया है पहला नियम। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं कि चलती हुई कार या गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्या है भाई? मोटर कार के रुकने पर उसके फर्श तथा उस पर टिके यात्री के पैर तुरंत ठहर जाते हैं, परंतु शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण अभी गतिशील रहता है, क्योंकि जड़त्व के हमने 3 नियम बताए हैं। ठीक है जी। तो ये जो दूसरा नियम गति का जड़त्व था उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जब अचानक रुक जाता है तो उस पर असावधान बैठा हुआ सवार आगे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार जब कोई यात्री जल्दी में चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी से संबंधित हैं। आगे देखते हैं भैया, तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। तो ये सारे देखिए गति के प्रथम नियम में भी आते हैं और ये सारे किस्में जड़त्व के नियम में भी आते हैं। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। डंडे से पीटने से कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु धूल के कण जड़त्व के कारण वहीं ठहर जाते हैं। अतः कण कंबल से अलग हो जाते हैं तथा अपने भार के कारण नीचे गिर जाते हैं, और यही कारण है। इसी कारण से देखिए आप देख सकते हैं पेड़ से जो है फल गिरते हैं वो भी इसी कारण से गिरते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। देखा होगा ना आपने, कोई हथौड़ी से काम कर रहा है तो उसे बार बार ज़मीन पर मारता है जिससे कि वो ना निकल जाए। तो देखिए इसका भी धंसने का कारण यही है। क्या है? जब हथौड़े के हत्थे को नीचे की ओर ज़मीन पर मारते हैं तो तीव्र वेग से लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों ही गतिमान अवस्था में रहते हैं। हत्थे का सिरा जमीन पर लगते ही विरामावस्था में आता है, परंतु हथौड़ा अभी भी जड़त्व के गति के कारण गति अवस्था में रहता है, जिससे वह नीचे की ओर हत्थे में धंस जाता है, टाइट हो जाता है मतलब। आगे देखें न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है भाई? यह है किसी वस्तु के सम्वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती है तथा सम्वेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। इस नियम को एक अन्य रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? F बराबर m में से। किससे करते हैं भाई? F बराबर m में से इसे डिनोट किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि F 0 हो सकता है, A 0 हो सकता है, लेकिन M कभी द्रव्यमान कभी 0 नहीं होने का। ठीक है, यदि वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु के त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। त्वरण के शून्य होने का अर्थ है वस्तु या तो विरामावस्था में रहेगी या नियत वेग से चल रही होगी। नियत वेग मतलब एक समान वेग से। और इस प्रकार न्यूटन के प्रथम नियम या गैलीलियो के नियम का ही ये जो है क्या है? अंग है, एक भाग है। ठीक है जी, ये पूरी जानकारी रही आपके गति के दूसरे नियम की। अब चलते हैं गति के तीसरे नियम की तरफ। गति का तीसरा नियम देखिए क्या है भाई? ये है नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और 2 बल हैं
एक F1 और दूसरा F2 दोनों जो है बराबर होते हैं, मतलब जितनी क्रिया करोगे उतनी ही प्रतिक्रिया भी आएगी। इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों भाई? बंदूक का ट्रिगर दबाने पर बारूद की गैस बन जाती है जो कि फैलने के कारण गोली को बहुत तेज़ी से आगे की ओर फेंक देती है। गोली भी इस गैस पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। इसी तरह से नाव से किनारे पर कूदने पर नाव जो है वो पीछे की ओर हटेगी भाई, उसका भी यही कारण है। ऐसे जब नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं, इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है और उसकी प्रतिक्रिया आगे की ओर फेंक देती है। ऊंची कूद लेने से पहले खिलाड़ी अपने पैरों से भूमि को नीचे की ओर दबाता है और भूमि उसे ऊपर की ओर उछाल देती है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक नियम है। सूर्य और पृथ्वी के बारे में भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। कैसे भाई? सूर्य पृथ्वी को खींचता है और पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर उसी बल से खींचती है। चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है और चंद्रमा भी पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है और चंद्रमा पृथ्वी को उसी बल से खींचता है। और चंद्रमा के इस खिंचाव के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो ये जो है सब क्रिया प्रतिक्रिया पर ही लगे हैं भाई। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही एक उदाहरण है। ठीक है जी, क्योंकि जितने बल से घोड़ा गाड़ी को खींचता है उतने ही बल से गाड़ी घोड़े को विपरीत दिशा में खींचती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया होने से गाड़ी की गति किस प्रकार संभव है? तो ये जो है ये कह रहा कि गाड़ी की गति स्वयं गाड़ी पर लगने वाले बलों पर निर्भर करती है, न कि उन बलों पर जो कि वह घोड़े पर व भूमि पर लगाती है। तो गाड़ी पर केवल दो बल लगते हैं, एक तो घोड़े द्वारा आगे की ओर लगाया गया और दूसरा भूमि द्वारा गाड़ी के पहियों को पीछे की ओर लगाया गया घर्षण बल। जब बल F1 F2 से कम हो तो गाड़ी नहीं चलेगी, परंतु जब घोड़ा जो लगाकर F1 के बराबर के मान को F2 के बराबर कर लेता है तो गाड़ी एक समान चाल से चलने लगती है और F1 का मान F2 से बढ़ जाए तो गाड़ी त्वरित हो जाती है। आगे बात करें तो रॉकेट की बात करते हैं भैया। रॉकेट के लिए देखिए क्या है, रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैस उत्पन्न की जाती है जो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से जेट के रूप में निकलती है। ये गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर की प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। गैस के जेट का वेग जितना अधिक होता है रॉकेट भी रॉकेट ऊपर की ओर उतने ही वेग से उठता है। आगे अगर देखें भैया तो यहाँ पर देखिए ये आपका जेट हवाई जहाज़, इसमें भी विस्फोट के कारण गैस का जेट के रूप में पीछे की ओर छोड़ती है और गैस हवाई जहाज़ पर प्रतिक्रिया बल लगाकर उसे आगे बढ़ाती है, जिसे हवाई जहाज तीव्र वेग से आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे किसके हैं भाई? गति के तीसरे नियम के उदाहरण हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।